नमस्कार। मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि ये बात करूँ या ना करूँ। स्वभाव ऐसा है कि अपने बारे में, अपने रोल के बारे में बात करते अमूमन अच्छा नहीं लगता और मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में क्या बात करें? पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक लाइफ में आलोचना तो सुननी चाहिए, निंदा सुननी चाहिए, तमाम तरह की ऊट-पटांग चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन आमतौर पे मैं कहता हूँ कि देखो, कई बार मुझे ऐसी तारीफ भी मिलती है जो मैं डिज़र्व नहीं करता। तो इसलिए अगर गालियाँ पड़ रही हैं, कोई बात नहीं, पब्लिक लाइफ का हिस्सा है, चुपचाप से सुन लेना चाहिए। अपने आप पे अटेंशन लाना कम से कम मेरे संस्कार का हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से ये जो 2-3 दिन से क्यों, पिछले 4-5 दिन से टीकरी वाली घटना को लेके जिस तरह का प्रचार, जिस तरह का दुष्प्रचार, जिस तरह का झूठ चलाया जा रहा है, उस पे आखिर कुछ बोलना पड़ेगा। वो लड़की, हमारी साथी, वो शहीद जिसका देहांत हुआ, उसने जाने से पहले अपने पिताजी को 2 बात कही थी। मैं चाहती हूं कि इंसाफ हो, और दूसरी बात कि मैं चाहती हूं कि इस किसान आंदोलन को, इस महान किसान आंदोलन को संयुक्त मोर्चा पे कोई दाग ना लगे। इसलिए पिछले 10-12 दिन में हम लोगों की प्रायोरिटी भी ये थी। पहला, कि उसे इंसाफ मिले। इसलिए जब से हमारे प्रकाश में चीजें आई, तब से हम उसके अंदर लगे रहे। मामला एफआईआर तक पहुंचा, एक काम पूरा हुआ। उसके बाद ये कि एसकेएम पे दाग ना लगे, इस किसान आंदोलन पे दाग ना लगे। हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सारी बातें दुनिया के सामने रख दी। खुद उनके लड़की के पिताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने अपनी बात सारी दुनिया के सामने रख दी। और मैंने सोचा कि अब ये विवाद समाप्त हो जाएगा, इसके बारे में जो उल जलूल बातें चल रही हैं वो कम से कम रुक जाएंगी। लेकिन नहीं, वो चलती रही। इसलिए, और खास तौर पे क्योंकि अब तो पिछले 2-3 दिन से खास कैंपेन चल रहा है, मेरा नाम लेके कैंपेन चल रहा है, और मुझे लगा कि कुछ लोगों को ऑक्सीजन मिल गई है। जो लोग इस देश को ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए, उन्हें खुद ऑक्सीजन मिल गई। जो लोग पहले दिन से इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, हर रोज बहाना ढूंढ रहे थे, क्या बहाना आज मिले, कभी कांग्रेसी, कभी दलाल, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी 26 जनवरी का बहाना, कभी कुछ। अब उन्हें एक और मसाला मिल गया है, वो और चल रहे हैं। जिन लोगों को पहले दिन से गंभीर आरोपों पे जो पुलिस चुप रही है, वो पुलिस भी बड़ी एक्टिव हो गई है। हरियाणा पुलिस ने एसआईटी बना दी है, जांच हो रही है। और डीएसपी, जो कि एसआईटी में जांच कर रहे हैं, वो डीएसपी बयान दे रहे हैं। जांच के बीच में डीएसपी, जांच करने वाला बयान देता है, मैं पहली बार सुन रहा हूं। बयान दे रहे हैं, योगेंद्र यादव ने मान लिया कि। पहली बात तो भाई, बयान देना नहीं बनता, और बयान देना है तो कम से कम वो बताओ जो मैंने सचमुच कहा। झूठ क्यों चला रहे हो? वो विमेंस कमीशन, जो हाथरस के सवाल पे एक शब्द नहीं बोला, वहां कुछ नहीं किया, वो विमेंस कमीशन भी उछल के आ गया है। जोगिंदर सिंह उग्राहा जवाब दें, योगेंद्र यादव को नोटिस दिया है, जवाब दें। एक लाश दिख गई है और गिद्ध इकट्ठे हो गए, सब तरह के गिद्ध, जिसको लगता है कि वाह, मौका आ गया, मैं ये नोच लूं, वो कर लूं, इसकी सेटिंग कर लूं, इस बहाने मैं उसको टंगड़ी लगा दूं, इस बहाने किसान आंदोलन को गिरा दूं। इसलिए मुझे लगा कि शायद कुछ बोलना चाहिए। मैं पशुपश में था, तब हमारी एक बहन जी का मैसेज आया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे आंदोलन की बहुत ईमानदार कार्यकर्ता है हरियाणा से। उनका मैसेज आया मुझे कहने के लिए। वो बोली कि भाई साहब, मैं तो इन चीजों में विश्वास नहीं करती, लेकिन मैंने कुछ सुना है। वो मुझसे पूछना चाहती थी। जब उनका मैसेज पढ़ा, उन्होंने कहा कि राम राम जी, मैंने सुना है टिकरी बॉर्डर पर बंगाल की बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था।
अगर वहां कोई गुनाह हुआ है तो गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए, और जो लोग गुनाहगार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतने ही गुनाहगार हैं। बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे बंगाल की हो या हरियाणा की, अमीर की हो गरीब की, संयुक्त मोर्चा अपराधियों को पुलिस के हवाले करे, नहीं तो मैं इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाऊंगी। हमारे हरियाणा की एक किसान आंदोलन की साथी ने मुझे संदेश भेजा। तब मुझे लगा कि बोलना चाहिए। इन गिद्धों को जवाब देने का तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर मेरी एक साथी, मेरी एक बहन, आंदोलन की हमारी एक सहकर्मी के मन में अगर सवाल आता है तो उसको जरूर जवाब देना चाहिए। क्या सवाल उठ रहे हैं? दो बातें बताई जा रही हैं। इन्हें पता था, कुछ किया नहीं। आज मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। परसों के उसमें हम एसकेएम की बात कर चुके हैं, और जैसा हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से खुल के कहा है, पूरी जांच कीजिए, जिसकी गलती पाई जाएगी उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने ये अपराध किया है उसका इस पवित्र किसान आंदोलन से कोई रिश्ता नहीं। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बात पहले की जा चुकी है। आज मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि बहुत चस्के ले लेके लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें पता था। क्या कह रहे हैं? गैंग रेप के बारे में योगेंद्र यादव को पता था लेकिन कुछ बोला नहीं, छुपाया। हकीकत क्या है? नंबर एक, गैंग रेप या ऐसी किसी घटना के बारे में 2 मई से पहले मुझे या मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी कुछ नहीं पता था। खुद लड़की के पिताजी ने ये बात पहली बार 1 तारीख की रात को शेयर की, 1 मई की रात को, 2 तारीख की सुबह, जबकि लड़की की देहांत 30 तारीख को हो चुका था। इस बात की तस्दीक करनी है, खुद उनसे कर लीजिए। पिताजी हैं, यहां दिल्ली में नहीं है, अपने घर पे हैं, वो आराम से बता सकते हैं सच्चाई क्या है। सो पहला सच, रेप, गैंग रेप, इस तरह की कोई बात कम से कम मेरे और जिन्हें मैं जानता हूं उनके नॉलेज में कतई नहीं थी। जो बात थी वो शब्द था दुर्व्यवहार हुआ, कुछ दुर्व्यवहार हुआ। मैं भी जानना चाहता था क्या दुर्व्यवहार हुआ, और सोचते थे बेटी खुद बताएगी, खुद समझाएगी क्या हुआ। वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन पहला ये तथ्य। दूसरा तथ्य ये कि पहली बार मुझे इसके बारे में क्या पता लगा। कहते हैं चलिए साहब, रेप का नहीं लेकिन दुर्व्यवहार हुआ, ये तो आपको पता था। ये घटना कब की है? 12 तारीख को वो बच्ची 12 अप्रैल को बंगाल से दिल्ली आती है। ये घटना है 11-12 की रात की, और उसके बाद 13-14 तारीख की घटना है। मुझे पहली बार 24 तारीख की रात को पहला हिंट मिलता है कि कुछ दुर्व्यवहार हुआ, और वो भी जब उसके पिताजी का फोन आता है हमारे एक साथी के पास। उससे मेरी पत्नी नंबर लेके उनको बात करती है, जो कि वो बांग्ला में लड़की से बात कर सकती थी। और बात के बाद उन्होंने कहा कि बीमार है लड़की, क्योंकि उस वक्त पिताजी का रिक्वेस्ट यही था कि लड़की बीमार है, उसके लिए क्या कोई मेडिकल हेल्प अरेंज की जा सकती है। लेकिन साथ में उसने कुछ दुर्व्यवहार की बात की है। तो हमने कहा ठीक है, पहले इलाज हो जाए, फिर उसके बाद इसको भी देखते हैं। 24 तारीख की रात को पहली बार इसका कोई आभास भी होता है। और उससे पहले, 24 तारीख की रात से पहले, ना तो मैं इस हमारी साथी महिला का नाम जानता था, कभी मिला था, ना उनके पिताजी से कोई संबंध था, और ना ही जिन 6 लोगों की बात हो रही है उनसे कोई ताल्लुक न था। हाँ, इनमें से एक महिला को मैंने हमारे मोर्चों में देखा था, उनसे नमस्ते थी, राम राम थी उनसे, मोर्चों में हमारे। लेकिन बाकी 5 लोगों का तो मैं नाम भी नहीं जानता था। अगर इसमें एक भी बात गलत निकले तो आप बताइएगा। तीसरा, कहते हैं जी 25 तारीख को आपकी आंखों के सामने अपहरण हुआ, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? फिर मैं बता देता हूं क्या फैक्ट्स हैं इसके। मैं केवल इतना जानता हूं, 25 तारीख को पिताजी का फोन आता है हमारे एक साथी को, मेरे को भी नहीं, एक साथी को फोन आता है कि मेरी बेटी को अस्पताल ले जाने की बजाय कहीं और ले जाया जा रहा है, आप चेक कीजिए।
फिर फोन आता है कि उसे ऐसे लोग ले जा रहे हैं जिनके साथ नहीं जाना चाहिए। उस स्टेज पे मैं इंटरवीन करता हूं, पता करता हूं और कहता हूं कि देखो, इतना मेरे को पता था कि पिता कह रहे हैं कि लड़की को यहां नहीं जाना चाहिए, और लड़की से खुद मैंने चेक किया कि क्या भले लोगों के साथ है। जब उसने नहीं कहा तो बस फिर मेरा निर्णय स्पष्ट था कि हाँ, अब बच्ची को वापस लाना है। मैंने तभी आदेश दिया कि वापस लाओ, और अगर इधर उधर हुए मेरे को व्हाट्सएप अपना लाइव लोकेशन भेजो, अगर इधर उधर हुए तो सीधा पुलिस को खबर जाएगी। उन्होंने कहा नहीं सर, आप तो बड़े नेता, हमारे नेता हैं, हम आपको जानते हैं, आप हमें भले ही ना जाने, और हम इसको यहीं पहुंचाएंगे। और उसके बाद जैसा मैंने कहा, हूबहू लड़की को वापस पहुंचाएंगे। मेरा यही काम था, पिताजी की यही हिदायत थी, लड़की की यही इच्छा थी कि वापस पहुंचाया जाए। क्या उस वक्त मैं जानता था कि ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? क्या मैं जानता था किस हालात में किसने लड़की को भेजा? लड़की की अपनी इच्छा क्या थी? हम कुछ नहीं जानते थे उस वक्त। हमारा दो ही फोकस था। पहला, लड़की वापस आए। दूसरा, उसको जो मेडिकल मदद में दिला सके। याद रखिए, लड़की के पिताजी पिक्चर में हैं, वो संपर्क में हैं, उसका जो गार्जियन है वो उसमें इंटरवीन कर रहा है। क्या गार्जियन से आगे बढ़ के मुझे कुछ करना चाहिए? आप ही सोच लीजिए। जिस चीज के बारे में पूरी सूचना मेरे पास नहीं है, उसके बारे में जाके मैं पुलिस को बोल दूं? ये तो बात है, कहते हैं पता था, बताया नहीं। मैंने आपको बता दिया क्या क्या पता था। फिर कहते हैं कुछ किया नहीं। किया नहीं। 25 तारीख को अपने आप को जोखिम में डाल के, मेरा इरादा आमतौर पे करता नहीं मैं सब अपने बारे में, मैंने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, क्योंकि एक दिन ऊपर वाला इसका हिसाब करेगा। अपने आप को जोखिम में डाल के, मैं नहीं जानता था ये लोग कौन हैं, क्या कर सकते हैं, मेरे साथ क्या कर सकते हैं, मेरी फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं। आज भी नहीं जानता कि क्या कर सकते हैं मेरे साथ। लेकिन एक लड़की की अपील थी, एक लड़की के बाप ने कहा था मेरी बेटी को ले जा रहे हैं, आप उसको वापस लाइए। पूरा रिस्क लेके मैंने अपने आप को बीच में डाला। किसी को भी कह सकता था तुम फोन कर दो, किसी को भी कह सकता था मुझे इस लफड़े में फंसने की क्या जरूरत है, ना तो मेरे संगठन के लोग हैं, ना मैं इन्हें जानता हूं। लेकिन जहां न्याय की बात आए, वहां ये सब अपने आप को बीच में डाला और कहा कि अगर इधर उधर हुए तो मुझसे खराब कोई नहीं होगा। रिस्क लेके उस लड़की को वापस दिल्ली पहुंचाया, और ये कहते हैं कुछ किया नहीं। उसके बाद मेडिकल पहुंचाना, लड़की को मेडिकल एड दिलवाना, जितना मेरे से संभव हुआ किया। आज पलट के देखता हूं तो लगता है कि नहीं, ज्यादा कर सकते थे। टिकरी के साथियों ने, टिकरी बॉर्डर के साथियों ने, युवा लड़की ने, नवकिरण ने, दूसरे साथियों ने बहुत मदद की। और पलट के हमेशा लगता है कि अरे, अगर उस दिन पता होता ऐसी सीरियस कंडीशन है, शायद वेंटिलेटर की व्यवस्था करते। हालांकि पीजीआई में उस दिन मिला नहीं, किस तरह से हमारे साथियों को एक अस्पताल मिला है वही जानते हैं। लेकिन पलट के देखते हैं तो हमेशा लगता है कि नहीं, कुछ और कर सकते थे। 29 तारीख को हमने वेंटिलेटर ढूंढने की हर तरफ कोशिश की, बहादुरगढ़ में, रोहतक में, मैंने ये भी कोशिश की कि रेवाड़ी में कोई मिल जाए, हम वहां पे शिफ्ट कर दे। नहीं मिल सका। कोशिश की, पूरी की, शायद नहीं, इसका अफसोस जरूर रहेगा। और कर सकते थे। तीसरा, लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? मैं समझता हूं उसके पिताजी की आवाज सुन ले तो वो बेहतर होगा। उनके पिताजी ने क्या कहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़की के पिताजी ने कहा कि योगेंद्र यादव की वजह से मैं अपनी बेटी का मुंह देख पाया मरने से पहले, नहीं तो पता नहीं मेरे को तो उसका मुंह देखने को नहीं। पिताजी ने कहा कि एसकेएम के लीडर्स, सिर्फ मैं नहीं, एसकेएम के लीडर्स ने मुझे हिम्मत दी, जिसकी वजह से मैं ये कंप्लेन दाखिल कर पाया। जिस दिन हमें पता लगा, 30 तारीख को दुखद देहांत होता है बच्ची का, 1 तारीख को पिताजी मुझे मिलते हैं, 1 तारीख को कुछ और विटनेस भी मुझे मिलते हैं, तब पहली बार पता लगता है कि ये मामला था।
और उसके बाद से सिर्फ एक बात कि नहीं, न्याय मिले, रफा दफा करने की कोई कोशिश नहीं होगी, हम खुल के सामने आएंगे। तमाम तरह की बात करने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन मैंने सबको यही कहा, भाई ये पवित्र आंदोलन है, सच से हम जीतेंगे। अगर आज सच कह दें, 2 दिन शर्मिंदगी होगी, 2 दिन लोगों को गाली देने का मौका मिल जाएगा, कुछ गिद्ध आ जाएंगे, मजा ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 10 दिन बाद कोई ये कहे, लड़की के पिता कहे, लड़की की मां कहे, हमारी आत्मा कहे कि इस मामले को दबा दिया गया, इस मामले को छुपा दिया गया, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तब इस आंदोलन में किसी औरत को यकीन नहीं। इसलिए पहले दिन से, जिस तारीख, 1 तारीख से पता लगा, उसके बाद से एक सिंगल मिशन पे रहे कि नहीं, न्याय मिलना चाहिए, इसको किसी तरह का रफा दफा करने की कोशिश नहीं होगी। और पिताजी को कहा, हम आपके साथ हैं। उन्होंने खुद बोला है, उनको असमंजस था। उन्होंने कहा कि लड़की ने कहा था मोर्चा बदनाम ना हो जाए। हमने कहा आप सोच लीजिए। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व ने और मैंने ये तय किया, मीटिंग्स में बाकायदा रिकॉर्ड करके तय किया कि अगर किसी वजह से पिताजी कंप्लेंट करने में असमर्थ हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाते, किसी भी कारण से उनको लगता है कि वो नहीं करेंगे, तो फिर हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से शिकायत करेंगे। लेकिन पहला हक पिता का है। उन्हें असमंजस था, थोड़ा टाइम लगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप देखिए, आप मन बनाइए, मां से बात कीजिए, पूछिए, पहला हक आपका है। अगर नहीं तो फिर दूसरा हक और जिम्मेवारी हमारी बनती है और हम करेंगे। तो जो कहते थे पता था, बताया नहीं, कुछ किया नहीं, आपके पास फैसला छोड़ता हूं। सिर्फ एक बात कहता हूं तमाम लोगों से, बाकी सब ठीक है, आलोचना, ईर्ष्या, टांग खिंचाई, राजनीतिक विरोध, सब अच्छी बातें, चलता है, हर आंदोलन में चलता है। एक लाश के ऊपर ऐसी राजनीति मत कीजिए। उस लड़की ने अपने मरते वक्त तक, आखिरी सांस तक ये बड़ी बात कही थी कि यह आंदोलन को नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि उसे आंदोलन में आस्था थी। उसके पिता ने कहा कि यह आंदोलन मेरे लिए ऊंचा है। उसकी मां से मैंने फोन पे बात की, मां ने बोला बांग्ला में, आमादेर आंदोलन हम लोगों का आंदोलन है, मेरी नहीं, कम से कम उनकी इज्जत कीजिए। उन्होंने जो बड़े स्तर पे इस बात को उठाया था, उस पे रखिए। सबक है, सबक लेने चाहिए, हम सबको सीखने चाहिए। सवाल जरूर रहेगा, सवाल रहेगा कि आखिर जिस बच्ची के साथ, जिस लड़की के साथ 12, 13, 14 तारीख को घटना होती है, वो हमें क्यों नहीं बता पाती? अगर बताती है तो वो बात हम तक क्यों नहीं पहुंच पाती? जरूर ये सवाल है, हमें इसका सामना करना पड़ेगा, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, इसकी बेहतर सिस्टम बनाने होंगे। सवाल ये है कि लड़की वहां जाती है, उन लोगों के द्वारा ले जाई जाती है जिसके साथ वो जाना नहीं चाहती थी। ऐसा क्यों हुआ? हमें सोचना होगा, जांच करनी होगी। सवाल ये है कि इस तरह के काम करने वाले लोग हमारे आंदोलन में घुस ही कैसे सके? इतना बड़ा आंदोलन है, इसका बहाना हम नहीं लगाएंगे। एक भी अगर मेरे घर में छोटा सा भी कूड़ा है, उसकी सफाई करना मेरा फर्ज है। और अगर कोई बाहर से खड़ा होके कहता है इस घर में कूड़ा है, कूड़ा है, मैं उनसे ज्यादा लड़ूंगा नहीं। मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच, आपके कहने से मुझे अपने घर के कूड़े की सफाई का मौका मिला, वो मैं करूंगा। लेकिन एक बात मैं कहूं, इस घटना से ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा, आंदोलन आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस सच्चे आंदोलन ने, पवित्र आंदोलन ने ये हिम्मत दिखाई है कि वो पूरे सच को दुनिया के सामने रख सके। क्योंकि इस आंदोलन ने संकल्प लिया है कि आंदोलन किसी बात को दबने नहीं देगा। क्योंकि इस आंदोलन ने औरत की इज्जत, औरत की स्वतंत्रता के साथ प्रतिबद्धता जताई है। इसलिए जो लोग इस आंदोलन पे इसका बहाना लगा के हमला करना चाहते हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, दोस्त तुमने कई कोशिश कर ली,
जैसे पुरानी कोशिश फेल हुई थी, ये कोशिश भी फेल हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ किसान है, किसान पुरुष है और किसान महिला है। किसान महिला की जो ताकत है, वो इस आंदोलन की असली ताकत है। और मैं आप सबको, अपनी हरियाणा वाली बहन को और तमाम महिलाओं को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके सहारे ये आंदोलन चला है, आपके दम पे चला है। और मैं अपनी तरफ से संकल्प लेता हूं, कसम खाता हूं कि इस आंदोलन में किसी महिला के साथ किसी किस्म की बदसलूकी ना हो, किसी किस्म की हिंसा ना हो, किसी किस्म का असॉल्ट ना हो, किसी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये हमारी जिम्मेवारी है और हम इसके लिए सिस्टम बनाएंगे, सीखेंगे। उन महिला संगठनों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर निगाह रखी, जो आंदोलन के साथ थे, लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप इसमें चूके तो हम पब्लिक में आपको बताएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उनका। आपसे सीखा है हमने और आपने लगाम कस के रखी है, उससे हमें भी फायदा हुआ। सच्चाई के लिए आंदोलन खड़ा हुआ है। 3 किसान विरोधी आंदोलन, कानूनों के खिलाफ, एमएसपी पे किसान के हक के लिए, सच और न्याय के लिए यह आंदोलन खड़ा हुआ है। और सच और न्याय की जीत करके यह आंदोलन आगे बढ़ेगा। घर में अगर थोड़ा कूड़ा आ गया, उसकी सफाई कर लेंगे, उसके बाद मेरा घर ज्यादा चमकेगा, कमजोर नहीं होगा। लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।